स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स के सेशन में। और 10 अप्रैल के न्यूज हम लोग देख रहे हैं GS3 के। तो 4 न्यूज देखेंगे आज। देखिए, सबसे पहला होगा आईसीसी। आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इन्होंने एक पॉलिसी पेपर निकाला है और एनवायरमेंटल क्राइम्स, एनवायरमेंटल जो भी क्राइम्स होते हैं उसके ऊपर पॉलिसी पेपर निकाला है। उसके बारे में देखेंगे क्या बात कही है। फिर देखिए, साउथ इंडिया में वाटर क्राइसिस आ रहा है, पानी की काफी कमी देखने को मिल रही है आपके साउथ इंडियन स्टेट्स में, खासकर गर्मियां आ रही हैं इसलिए। ठीक है, तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद बात करेंगे अनरेगुलेटेड अर्थ का एक्सट्रैक्शन। मतलब हमें सॉइल का एक्सट्रैक्शन करना होता है, अर्थ का एक्सट्रैक्शन करना होता है कुछ इंडस्ट्रीज में, कुछ एक्टिविटीज में। ठीक है, तो ये जो अर्थ का एक्सट्रैक्शन के बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट है और गवर्नमेंट के क्या गाइडलाइंस है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और अभी करेंटली कौन सा आपका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है इसके रिगार्डिंग, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा शैलो फेक्स क्या होते हैं? डीप फेक्स तो सुना है, तो ये, लेकिन शैलो फेक्स क्या होते हैं? ये आप डीप फेक्स से आपका क्या इसमें डिफरेंस है, डीप फेक्स से क्यों अलग है ये, और इस इलेक्शन में कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग मिस इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए, इस टॉपिक में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज ये 4 टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, रिसेंट में ये न्यूज आया है कि देखिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर आपके करीम खान, इन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये एक पॉलिसी पेपर लाने वाली है ऑन एनवायरमेंटल क्राइम्स। तो एनवायरमेंटल क्राइम्स को लेकर क्या सजा देना है, क्या करना है, इसके ऊपर एक पॉलिसी पेपर लाने वाली है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, ऐसा चेंज क्यों आया? देखिए, सबसे पहले तो कुछ बेसिक बातें हम लोग समझते हैं। देखिए, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को आप के वजह से आपका ह्यूमन सफरिंग होती है और वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होता है। जैसे कि आप बात करते हैं, आप समंदर के आसपास आप इस तरीके से रेती बाहर निकालते जाइए, समंदर आपका शैलो होता और उसके बाद सुनामी आ जाए, और सुनामी आने की वजह से काफी लोगों का घर तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। तो ये हो क्यों रहा है? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन किया है, और उसके बाद जब उसे इफेक्ट देखने को मिलते हैं तो उसके वजह से काफी ह्यूमन सफरिंग देखने को मिलती है। भाई, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के कारण आपका फ्लड्स हो सकता है, ड्राउट्स आते हैं, ठीक है, स्टॉर्म्स आते हैं, और ये सब आपके ह्यूमन लाइफ को और ज्यादा मतलब खराब कर देते हैं, और काफी ज्यादा ह्यूमन सफरिंग होती है। तो हम लोग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन अगर आप कर रहे हैं तो एक प्रकार से ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहे हैं, क्योंकि हर इंसान का होना चाहिए R2HE, यानी कि राइट टू क्लीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरमेंट। हर व्यक्ति का राइट है। ठीक है, ये राइट अगर आप वायलेट कर रहे हैं तो एक प्रकार का क्राइम है। तो कुछ ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी और उनके हेड्स लोगों ने एक नोट सेंड करा आईसीसी को और कहा कि कोई भी व्यक्ति या कॉर्पोरेशन आपका अगर सीवियर एनवायरमेंटल हार्म करता है तो उसे एक क्राइम माना जाए, और छोटा मोटा क्राइम नहीं, उस क्राइम को इक्वेट किया जाए विद क्राइम ऑफ जेनोसाइड और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और ऐसा देखते हुए उनको सजा दिया जाए, और सजा मिले उन पॉलिटिशियंस को जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर अगर ऐसा कर रही है और कोई अगर क्रिमिनल गैंग्स ऐसा कर रहे हैं तो उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए बाई इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, इसके अलावा उन लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए, दोज हु डू नॉट डू एनफ टू स्टॉप एनवायरमेंटल क्राइम्स। वो देख रहे हैं एनवायरमेंटल क्राइम हो रहा है, लेकिन उसको रोकने के लिए अगर कोई एफर्ट ना करें तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। फैक्ट कोलिशन, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी एंड कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी। फैक्ट कोलिशन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि यूएसए डेस्टिनेशन है आपका, जो भी आपके मैक्सिमम जो मनी अर्निंग हो रही है आपका एनवायरमेंटल क्राइम करके, तो लोग एनवायरमेंटल क्राइम कमिट कर रहे हैं और पैसा लेके भाग रहे हैं यूएसए में। ऐसा आपका फैक्ट कोलिशन का रिपोर्ट बताता है। इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया में भी 2019 से 20 के दौरान हम देखते हैं 78% इंक्रीज इन एनवायरमेंटल क्राइम्स। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं जो भी एनवायरमेंटल क्राइम्स के अगेंस्ट जो कि केसेस किए गए हैं, वो केसेस काफी ज्यादा आपके कोर्ट में पेंडिंग है, और वो उनका बहुत ही स्लो डिस्पोजल रेट हो रहा है। मतलब केस को सॉल्व करने में काफी ज्यादा समय लग रहा है। तो केसेस जो पुराने केसेस हैं उनको आपको सॉल्व करने में टाइम ज्यादा बहुत हाई लग रहा है, और नए केसेस इस तरीके से डेवलप होते चले जा रहे हैं। तो ये सारे केसेस आपके इकट्ठा होते चले जा रहे हैं, बैकलॉग बन रहा है। तो उस बैकलॉग की वजह से काफी डिले हो रहा है आपका जस्टिस देने में। तो ये एक दूसरी सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, इसके अलावा आपका कॉर्पोरेट लायबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल क्राइम्स धीरे धीरे समय के साथ इंडिया में देखेंगे हम लोग बढ़ेगी। कॉर्पोरेट्स को काफी प्रॉब्लम होगा एनवायरमेंटल क्लियरेंस और ये सारी चीजें मिलने में। तो ये हो गया इंडिया का सिनेरियो।
और बात करते हैं तो इंडिया ने, सरकार ने अभी रिसेंटली डिक्रिमिनलाइज कर दिया आपका वायलेशन। आप अगर वायलेट कर रहे हैं, एनवायरमेंटल क्राइम कर रहे हैं, कुछ आपके क्राइम्स, उनमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी, लेकिन पेनल्टी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो डिक्रिमिनलाइज करके आपका पेनल्टीज बढ़ा दिया। ये एक पॉलिसी इंडिया वर्क किया है। अब इसको कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि भाई डिक्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए, कुछ लोग इसके फेवर में भी है, कह रहे हैं कि भाई देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इसको हेल्प मिलेगी। एनीवेज, तो ये तो डिबेटेबल इशू है। अब देखिए बात करते हैं हम लोग, 8 लेजिस्लेशन बन चुके हैं एनवायरमेंट पे, 8 लॉज हैं एनवायरमेंट पे, लेकिन वो इतना इफेक्टिव है, ये काफी डिबेट का इशू है। तो आगे वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? सबसे पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि केवल लॉज बनाने से काम नहीं चलेगा भाई, उनको एनफोर्स भी तो करना पड़ेगा। तो एनफोर्समेंट ऑफ लॉज पे फोकस करेंगे। और आपका ये जो बैकलॉग हो रहा है ना, आपका ये जो केसेस का बैकलॉग हो रहा है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। वी हैव टू एड्रेस द बैकलॉग इशू। कैसे? आपका लीगल एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, लीगल एफिशिएंसी, लीगल सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रेंथ देना पड़ेगा। और कॉर्पोरेट्स को अकाउंटेबल बनाइए, आपके रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होने चाहिए और पेनल्टीज और ज्यादा बढ़ा सकते हैं हम लोग। और पब्लिक को एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के प्रति जागरूक करने की भी जरूरत है। पब्लिक अवेयरनेस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। अगला टॉपिक होगा साउथ इंडिया का वाटर क्राइसिस। अब साउथ इंडिया में वाटर क्राइसिस है, पता कैसे चला? देखिए, सेंटर वाटर कमीशन ने आपको बताया कि देखिए जितने भी रिजर्वायर्स हैं, ज्यादातर रिजर्वायर्स साउथ इंडिया में, साउथ स्टेट्स की अगर बात करें तो कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की यहाँ पे मेनली बात हो रही है। तो इन स्टेट्स में के ज्यादा जो रिजर्वायर्स हैं वो अपनी टोटल कैपेसिटी के 25% से भी कम पे है। ठीक है, टोटल कैपेसिटी अगर 100 है तो उसका 25% कैपेसिटी पे ही आपके ये सारे रिजर्व फील्ड है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी विकट समस्या है। और कुछ डेटा देखते हैं, कुछ और डेटा देखेंगे जिससे पता चलेगी स्थिति कितनी विकट है। देखिए, आपके साउथ इंडिया के 150 प्राइमरी रिजर्वायर, सबसे जो बड़े रिजर्वायर्स, प्राइमरी रिजर्वायर्स हैं, वो आपके अपने टोटल कैपेसिटी के 38% ही आपके फील्ड है। और सारे रिजर्व अगर आप मिला दें, उनका एवरेज निकालें, तो वो अपने 23% ही फील्ड है उसके टोटल कैपेसिटी के। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि भाई पानी की समस्या बढ़ रही है। और देखते हैं, जैसे डैम्स होते हैं, डैम्स भी एक रिजर्वायर का काम करते हैं। तो तुंगभद्रा डैम और नागार्जुन सागर डैम, तुंगभद्रा डैम आपका कर्नाटका में है, नागार्जुन सागर आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर में है। ठीक है, तो इन दोनों डैमों में की जो कैपेसिटी है, अपने टोटल कैपेसिटी का 5% से भी कम फील्ड है। और अगर मेटूर डैम जो कि तमिलनाडु में है, और श्रीशैलम जो डैम दैट इज ऑल्सो इन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बॉर्डर में, तो इन दोनों की बात करें तो 30% से भी कम डीए अपने टोटल कैपेसिटी से कम फील्ड है। ठीक है, तो ये डेटा ये साबित करता है कि अभी साउथ इंडिया की स्थिति काफी विकट है। अगर हम लोग वाटर की बात करें, आपके ड्रिंकिंग वाटर और वाटर की किसी प्रकार का वाटर का जो यूज आप करेंगे साउथ इंडिया में, तो काफी समस्या है। ठीक है, अब ये समस्या पे और डिस्कस करते हैं, इसका रीजन समझते हैं। अब ये वाटर क्राइसिस का रीजन नंबर 1 क्या है? वो देखिए, एल नीनो आया है। एल नीनो के आने की वजह से हम जानते हैं कि ड्राउट का सिचुएशन आ जाता है, बारिश जरूर आपका कम होता है। तो कुछ सालों से आपका एल नीनो आ रहा था। ठीक है, तो कुछ साल पहले एल नीनो आया था, जिसकी वजह से ये सिचुएशन और ज्यादा विकट बढ़ती है। इसके अलावा आपका 2023 जो है आपका वार्मेस्ट ईयर है, और 2024 को कहा गया है कि और ज्यादा हॉट हो जाएगा, गर्मी और बढ़ेगी, ऐसा प्रेडिक्ट किया जाएगा। तो गर्मी बढ़ेगी तो सिचुएशन और वर्स होगा। उसके अलावा जनरल इलेक्शन और आ रहा है। इलेक्शन में हम लोग रैलीज करते हैं, और रैलीज देखिए, गर्मी में अगर आप बाहर इस प्रकार के इलेक्शन रैलीज करेंगे तो पानी का यूसेज आपका बढ़ेगा, पानी का वेस्टेज भी हो सकता है बढ़े। ठीक है, इसके अलावा कोई आपका पॉलिसी जो भी बन रही है उसके इम्प्लीमेंटेशन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, और आपका प्रिपरेशन में कमी है। सेम यहाँ देखिए, लैक प्रिपरेशन एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। इसके अलावा जो अर्बनाइजेशन है, अनप्लैंड अर्बनाइजेशन अगर हम लोग करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान ना रखते हुए अर्बन डेवलपमेंट आपका होगा, और जरूरत से ज्यादा वाटर हम लोग निकाल लेंगे जमीन से, तो भी सिचुएशन आपका बड़े दिक्कत में आएगा। ठीक है, प्रॉब्लम्स हमारे बढ़ेंगी। और देखिए, क्लाइमेट चेंज तो एक इम्पैक्ट कर ही रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ड्राउट आ रहे हैं, और ड्राउट आने की वजह से क्लीन वाटर की कमी हो रही है, और खराब पानी पीने की वजह से आपके रिलेटेड डिजीजेस भी बढ़ रहे हैं, डिजीजेस रिलेटेड टू कंटेमिनेटेड वाटर। ठीक है, और ये जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है आपके लो मिडिल कंट्रीज में जरूरत से ज्यादा दिखेगा। जो आपके रिच कंट्रीज हैं वो तो चलो मैनेज कर लेंगे, लेकिन जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनकी सिचुएशन और ज्यादा विकेट होगी। तो इंडिया भी ऑब्वियसली थोड़ा सा आपका लो मिडिल इनकम में आता है, तो इंडिया जैसे कंट्रीज में को ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। इसके अलावा जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं,
जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं उनको तो ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन क्यों हुआ, हमको ये समझ में आया कि क्यों ऐसी सिचुएशन विकट है साउथ इंडिया में। तो नेक्स्ट हम लोग को क्या बात करनी है कि गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं इस प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, वो देखेंगे। देखिए, गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसीज हैं उसमें आपका नेशनल वाटर मिशन एक इम्पॉर्टेंट है। नेशनल वाटर मिशन में आपका वाटर कंजर्वेशन के ऊपर काम किया जाएगा, वाटर रिसोर्स का डेवलपमेंट किया जाएगा, उसको प्रॉपर मैनेज करा जाएगा ताकि आपका जो वेस्टेज आपका कम से कम होना चाहिए। इसके अलावा आता है आपका अटल भूजल योजना। नाम से क्या पता नहीं चल रहा, भूजल की बात हो रही है। भूजल का मतलब ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। तो ये आपके 7 स्टेट्स में ये इंप्लीमेंट किया गया है, उसमें से कर्नाटका भी एक स्टेट है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जल जीवन मिशन में। जल जीवन मिशन में सरकार चाहती है कि रूरल हाउस में सारे रूरल हाउस होल्ड्स ऑल ओवर इंडिया में टैप कनेक्शन मिले, टैप से पानी उनको मिले बाई 2024। इसके बाद हर खेत को पानी, यहां से भी नाम में समझ में आता है। खेत को पानी का मतलब क्या हुआ, इरिगेशन की बात हो रही है ना, तो इरिगेशन पोटेंशियल को इंक्रीज करने की बात यहाँ पे हो रही है। ये इट इज अ पार्ट ऑफ एक बड़ा स्कीम है आपका, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आपका ये इनिशिएटिव आता है, हर खेत को पानी। इसके अलावा अमृत की बात करते हैं हम लोग, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन ऑफ एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें आपका अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात की गई है। तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका वाटर सप्लाई भी तो आ जाएगा। तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आपका वाटर सप्लाई आएगा, सीवरेज आएगा, ग्रीन स्पेसेस, आपका नॉन मोटर ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आती है। लेकिन मेनली वाटर सप्लाई भी तो आ जाएगा अर्बन एरियाज में। तो अर्बन एरियाज के लिए अमृत हो गया। ठीक है, जल जीवन मिशन आपका रूरल हाउस होल्ड के लिए है। ठीक है, तो अमृत में अर्बन आ जाएगा, ये हमें समझ में आया। ग्राउंड वाटर के लिए भूजल हो गया, हर खेत को पानी आपका PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का पार्ट है। इसके बाद आपका देखिए जल शक्ति अभियान की बात कर रहे हैं, 2019 में लाया गया था ये। किस लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे। जो रेन के जो पानी है उसको हमें इकट्ठा करना है और फिर उससे ग्राउंड वाटर का रिचार्ज करना है। ठीक है, रेन वाटर कंजर्व करके ग्राउंड वाटर का रिचार्ज करेंगे इन जल शक्ति अभियान। तो आई होप ये 6 स्कीम्स हम लोग को याद रहेंगे। ठीक है, अपने आंसर में ये हम लोग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज पे बढ़ते हैं हम लोग, वो होगा अनरेगुलेटेड एक्सट्रैक्शन। अनरेगुलेटेड एक्सट्रैक्शन मतलब जमीन से हम लोग मिट्टी खोद के निकाल रहे हैं ना, और उस मिट्टी का हम लोग कुछ यूज कर रहे हैं। क्या ये कर सकते हैं हम लोग? तो ये हम लोग कर नहीं सकते। देखिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था। ठीक है, उसी के अंतर्गत 2006 में नोटिफिकेशन आया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट का कि आप अगर इस प्रकार की माइनिंग करेंगे ना, लैंड माइनिंग, उसके लिए आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत होगी, क्योंकि लैंड माइनिंग से काफी ज्यादा एनवायरमेंटल इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आप पहले तो क्लियरेंस लेंगे, फिर जाके आपको लैंड माइनिंग करने दी जाएगी। ठीक है, तो 2016 में कुछ ऐसे कैटेगरीज हैं जिनको एग्जेम्पशन मिला कि आपको क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस। ठीक है, तो अब आप नहीं लेंगे। चलो, 2020 के नोटिफिकेशन में और कुछ कैटेगरीज ऐड किए गए जिनको एग्जेम्प्ट है उन्हें क्लियरेंस लेने से, तो क्लियरेंस उनको लेने की जरूरत नहीं है। तो उनमें से अगर लीनियर प्रोजेक्ट्स, तो सरकार ने कहा कि कुछ ऐसे लीनियर प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे कि रोड बनाना हो गया, पाइप्स बनाना, ठीक है, तो मतलब पाइप डालना पड़ेगा आपको। तो कुछ ऐसे काम है ना जिनको बोला गवर्नमेंट ने लीनियर प्रोजेक्ट्स, उसमें हमको एग्जेम्प्ट कर दिया गया एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने से। तो भाई लोगों ने इसको के चैलेंज कर दिया कोर्ट में, ये कह के कि ये तो आपका आर्टिकल 14 का वायलेशन है, राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है, आप कैसे कुछ आपके प्रोजेक्ट्स के लिए एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। और दीपक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का भी इन्होंने हवाला दिया कि भाई ये आपका बेसिकली इलीगल माइनिंग के ऊपर ये जजमेंट है। तो इस जजमेंट को भी कहा कि इस जजमेंट को भी वायलेट करता है। दीपक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2012 का जजमेंट आया था। ठीक है, तो सेंटर ने कहा कि भाई देखिए ऐसी बात नहीं है, हम लोग ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये तो आपका जनरल पब्लिक की मदद करने के लिए है, जैसे कि कुम्हार हो गए, फार्मर्स हो गए, पंचायत हो गए, इनको लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो वो लैंड माइनिंग थोड़ी बहुत करते हैं, निकाल लेते हैं अपने काम के लिए, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। और बेसिकली ये कोई माइनिंग एक्टिविटी नहीं है, नॉन माइनिंग एक्टिविटीज है, उनके लिए हम लोग लैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्लियरेंस लेने की तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और दूसरी बात सेंटर का कहना है कि देखिए ये तो पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी मैटर में जुडिशियल इंटरवेंशन होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये है सेंटर का कहना। तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया, इसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले मानती है कि देखिए ये आर्टिकल 14 का वायलेशन तो है। दूसरी बात यह है, सरकार से कहती है कि लीनियर प्रोजेक्ट को आपने नोटिफिकेशन में लिख तो दिया, लेकिन डिफाइन कौन करेगा, बहुत ठीक से डिफाइन नहीं किया गया है।
इसके बाद ये नहीं बताया गया है कि चलिए लीनर प्रोजेक्ट में कितना क्वांटम और कितना एरिया, मतलब टोटल कितनी मिट्टी आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर कोई लिमिट की बात नहीं करी गई है। तो कितना आपका एरिया आपका माइनिंग के अंडर आएगा, आप लैंड जहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसके ऊपर कोई डिटेल्स नहीं दिए हैं। और अगर कोई एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है तो कौन सी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है ये चेक करने के लिए कि कोई एनवायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कोई अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल जो होगी उसके बारे में भी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये पर्टिकुलर जो आपका नोटिफिकेशन है इसको आपका सुप्रीम कोर्ट खारिज करता है। शैलो फेक्स के बारे में हम लोग अब समझेंगे। देखिए शैलो फेक्स क्या होता है। शैलो फेक्स आपका किसी भी पिक्चर, वीडियो या ऑडियो जो कि ऑलरेडी आपका प्रेजेंट है उसको हमें लेना है, ठीक है, और उसको मैनिपुलेट हम लोग करते हैं, ठीक है। मैनिपुलेट करते हैं कैसे मैनिपुलेट करते हैं। इट इज स्पन, ट्विस्टेड और रीवर्क्ड। उसमें थोड़े बहुत हम लोग चेंजेस करते हैं और हो सकता है कि मिस कैप्शनिंग हो, मतलब उसके कैप्शन हम बदल दें। किसी कंटेक्स्ट में बोला गया हो उस कंटेक्स्ट को चेंज कर दें, मतलब बोला किस लिए गया हो लेकिन अलग कंटेक्स्ट में हम लोग बात कर दें, ठीक है। उसके बाद डिसेप्टिव एक्सप्लेनेशन, ठीक है, इस तरीके से एक्सप्लेन करें कि लोग उसमें कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। तो इस प्रकार का जब मैनिपुलेशन हम लोग करते हैं इसी को बोलते हैं शैलो फेक्स। अब यहाँ पे एक बात समझनी है कि डीप फेक से अलग कैसे है, ठीक है। तो देखिए शैलो फेक्स की मदद से मिस इन्फॉर्मेशन या गलत इन्फॉर्मेशन हम लोग स्प्रेड कर रहे हैं, लेकिन इसमें इन शैलो फेक्स में जो आपका कंटेंट है उसमें कहीं भी हमने एआई का हेल्प नहीं लिया है, ठीक है। सिंपल सॉफ्टवेयर टूल से ही हम लोग ये काम कर सकते हैं। डीप फेक्स क्या है। डीप फेक्स में हमें यूज करते हैं हम लोग एआई को। तो एआई का यूज करेंगे तो बनाएंगे हम लोग डीप फेक्स, एआई का यूज नहीं करेंगे तो बनेगा शैलो फेक। अब शैलो फेक, ठीक है। तो अब क्या दिक्कत क्या हुई है। शैलो फेक्स क्यों आपका चर्चा में है, क्योंकि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके 50 ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे इलेक्शन होने वाले हैं और इंडिया में तो होने वाले हैं, हमको पता ही है, ठीक है। अब ये जो शैलो फेक्स है इस तरीके से मीडिया मैनिपुलेशन करके लोगों का ब्रेन वॉश करना या लोगों के माइंड में गलत इंफॉर्मेशन देना सोशल मीडिया के हेल्प से, तो ये काम किया जा सकता है काफी इजीली, क्योंकि ये बनाने में तो काफी आसान है, ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ेगी और एग्जिस्टिंग कंटेंट तो हमारे पास अवेलेबल होता है। बस थोड़ा सा कंटेक्स्ट चेंज करना है, हमें थोड़ा मैनिपुलेशन करना है और अपलोड कर देना सोशल मीडिया में, और किसी को भी हम बदनाम कर सकते हैं, गलत इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट चीजें समझनी है, वो है डिफरेंस बिटवीन मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन। देखिए मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब है कोई भी फॉल्स और इनएक्यूरेट आपकी जानकारी। डिस इन्फॉर्मेशन में ये फॉल्स इनएक्यूरेट जानकारी जब हम किसी इंटेंट से, मिसलीड करने के इंटेंट से जारी करते हैं तब इसको कहते हैं डिस इन्फॉर्मेशन। और कभी अगर ऐसा इंफॉर्मेशन है, गलत इंफॉर्मेशन आपका कोई बिना किसी मेलाफाइड इंटेंशन के अगर आपका आता है तो उसे हम लोग कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब सोल्यूशन क्या है, तो लोगों को जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी, भाई मीडिया लिटरेसी होना पड़ेगा। इसके अलावा गूगल का इमेज सर्च कर सकते हैं। कोई भी इमेज आपका अगर गलत एडिटेड इमेज है तो उसका ओरिजिनल इमेज आप गूगल का इमेज सर्च करके पता कर सकते हैं, तो हमको समझ में आ जाएगा कि ओरिजिनल सोर्स क्या है, ठीक है। ओरिजिन का अगर सोर्स पता चल जाएगा तो हम इस तरीके से मिसलीड नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट निकाला है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024, और इसमें कहा है इंडिया का रैंक 1 है। इस प्रकार का जो मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन है, इससे जो सबसे ज्यादा रिस्क है कौन सी कंट्री को है, तो इंडिया को रैंक 1 रखा है इन्होंने। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात की शैलो फेक्स की। तो अगर कभी कोई भी ऐसा आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है तो उसको एक बार रीचेक जरूर करना है। गूगल में सर्च करके हम आसानी से रीचेक कर लेते हैं। तो इसके साथ ही हम लोग आज का सेशन जो GS3 का है यहीं पे फिनिश करते हैं।